हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं ड्यू सोल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 9 जनवरी को उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाले, उनको काफ़ी आपको हेल्प मिली इस चैनल से, इन वीडियो से, और आपके कमेंट आ रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए ये। सो कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए ड्यू सोल के बच्चों के, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, ताकि उसके बारे में भी आप एग्जाम में लिख पाएँ। और ये मैं क्यों नहीं अपलोड कर पाया वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए, ये है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका स्टडी मटेरियल का पीडीएफ है। ये मेरा पीडीएफ नहीं है, इसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, इसका क्रेडिट जाता है ड्यू सोल यूनिवर्सिटी को और उनके प्रोफेसर्स को जिन्होंने ये पूरा पीडीएफ तैयार किया है। ओके, मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ड्यू सोल की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो फर्स्ट तो हो गया ये, ठीक है। और जिन प्रोफेसर्स ने इनको तैयार किया है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पूरा एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कंटेंट कि क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में, है ना। सुष्मिता जैन का नाम आ रहा है, ये प्रोफेसर होंगे कोई, इन्होंने इसको अच्छे से तैयार किया है। यूनिट फर्स्ट के अंदर अकाउंटिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं। तो ये तीनों के तीनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, तीनों के वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप फर्स्ट यूनिट तो आपकी कवर हो जाती है। यूनिट नंबर जो सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में बिजनेस इनकम मैंने अपलोड नहीं किया है। AS10 एंड इन्वेंट्री ये मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे ताकि ये भी कवर हो जाए। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी आप सेल्फ करेंगे तो हो जाएगा, कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी रह गई है उसमें बात करेंगे। फिर आती है यूनिट नंबर थर्ड, इसमें आता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये मैंने वीडियो वन शॉट डाला है, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। एनपीओ का भी मैंने वन शॉट वीडियो डाल दिया है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यूनिट नंबर थर्ड आपकी कवर हो गई। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंटल, तो ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंट दोनों का वन शॉट वीडियो डाला है मैंने, और डिटेल में भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको और वन शॉट वीडियो भी मिल जाएंगे। लीज ट्रांजेक्शन का भी बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, तो इसका भी वन शॉट मैंने आपको डाल दिया है। अब आता है यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ जब मैंने यहाँ पर देखा तो इसके अंदर है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, जो टैली वगैरह होती है वो है आपके पूरा का पूरा। ग्रुप्स एंड लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। मैंने सोचा कैश फ्लो अपलोड कर दूं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है जिन्होंने ये पूरी पीडीएफ तैयार करी है, उन्होंने पूरा का पूरा इसको टैली के जरिए समझाया है। तो अगर आपको टैली एक सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग का, अगर आपने टैली का कोर्स वगैरह कर रखा है तो आप फिर इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया है आपका यूनिट नंबर सेकेंड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिट नंबर सेकेंड, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड यहाँ पर अच्छे से और शॉर्ट में समझाया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं, बिजनेस इनकम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किसके ऊपर? बिजनेस इनकम के ऊपर। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप ये पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, बिजनेस इनकम का मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स जिस इनकम पर लगता है उस इनकम से है। अब आप बोलोगे सर दोनों अलग होती है क्या? बिल्कुल, अकाउंटिंग इनकम अलग होती है और जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है वो इनकम अलग होती है। दोनों में काफी फर्क होता है। बिल्कुल, जब आप आगे बढ़ेंगे और बीकॉम फाइनल या जो भी आपके जिस भी सेमेस्टर में इनकम टैक्स सब्जेक्ट होगा, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग इनकम और खास करके जो हमारे उस इनकम टैक्स के अंदर हमारा एक चैप्टर होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इनकम, हम क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करके अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट कर देते हैं, उसमें हम पीएनएल बना देते हैं और पीएनएल से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो वो हमारी अकाउंटिंग इनकम हो गई। लेकिन जो बिजनेस जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो इनकम टैक्स जिस पे लगता है, वो जरूरी नहीं है कि वही इनकम हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और हमें एक ऐसी इनकम निकालनी पड़ती है जिसपे इनकम टैक्स लगाया जा सके, तो वो होती है आपकी टैक्सेबल इनकम। तो यहां पर बिजनेस इनकम का मतलब वो इनकम से है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अकाउंटिंग इनकम की ये बात नहीं कर रहा है। ओके, अब बिजनेस इनकम अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर या अलग अलग टाइप्स की बिजनेस की अलग अलग होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स अलग बनते हैं, पार्टनरशिप के अलग बनते हैं, कंपनी के अलग बनते हैं, तो उनकी बिजनेस अलग अलग हो सकती है, उनके प्रोविजंस
और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके खर्चे, उनकी इनकम, वो सब अलग होती है। तो बिजनेस इनकम निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन आपको यहां पर बिजनेस इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको ओनली ये समझना है कि बिजनेस इनकम का मतलब वो इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ओके, ठीक। तो ये बिल्कुल छोटा सा है। अब आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब आप जो भी ये पढ़ेंगे ये आपको समझ आ जाएगा भी कहना क्या चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो कि है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पर, जिसको पीपीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। ये टेंजिबल एसेट्स होती है ना। जैसे पहले तो क्या होता था, कंपनीज की जो अकाउंटिंग होती थी तो उसमें क्या होता था कि हम बैलेंस शीट नॉर्मल बनाते थे और उसके अंदर हम लैंड, बिल्डिंग, है ना, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट अलग से लिखते थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, उन सबको पीपीई में शामिल कर दिया है और उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? हमारे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA भी करवाता है। तो उन्होंने जब AS 10 का एक्सप्लेनेशन बच्चों को पढ़ने के लिए दिया तो वो ये रहा मेरे हाथ में, ठीक है। और ये जो है ये पूरा है 97 पेज का। कितने का है? 97 पेज का, 97 पेज का है ये, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, CA वाले बच्चे पढ़ते हैं। 97 पेज का ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अब आपके क्या ये 97 पेज का है? नहीं, यहां स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट पेज पे ये 1 और ये 2, लगभग 1.5 पेज पे कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपके सिलेबस में डिटेल्ड में नहीं है, ओनली उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब आप जाके अगर यूट्यूब पे आप AS 10 पूरा पढ़ोगे तो वो आगे एग्जाम में आपके नहीं आएगा उतना। आपके यहां पर ये बताया गया है ओनली कि भैया ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हाँ, ये क्या है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि मशीन पे अप्लाई होता है, जो कि टेंजिबल एसेट होती है। और इन सबको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे इन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में हमें ये स्टैंडर्ड बताता है। उसके बाद मुझे लगा कि डिटेल में चलो आगे कुछ और होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद इन्होंने सिंपली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की जो टर्म्स हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों की, वो आपको ओनली डेफिनेशन दे दी है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जैसे ना इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है AS 10 जो है नॉट एप्लीकेबल टू, कहाँ अप्लाई नहीं होता है? बायोलॉजिकल एसेट पे अप्लाई नहीं होता है। और इसके अलावा जो मिनरल राइट्स होते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, ऑयल वगैरह निकालते हैं, खोद के जमीन के जो खनिज पदार्थ हैं उनको निकालते हैं, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। अब यहां पर इन्होंने साफ लिखा हुआ इसके अंदर कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स होती है, बायोलॉजिकल एसेट्स होती है उस पर अप्लाई नहीं होता है, ये रहा। और सेकंड नंबर अप्लाई किस पे नहीं होता है? जो कि आपका ये एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है उस पे नहीं होता है। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर बियरर प्लांट शामिल नहीं है, यानी कि बियरर प्लांट के ऊपर ये AS अप्लाई होता है। और बियरर प्लांट की डेफिनेशन क्या है वो इन्होंने दे दी, बट ये नहीं बताया कि बियरर प्लांट पे ये अप्लाई होता है या नहीं होता है, बट डेफिनेशन दे दी। तो बियरर प्लांट क्या होते हैं? यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और सप्लाई करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज होते हैं, लेकिन वो बियरर प्लांट होते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल एसेट नहीं होती है और ये 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको फिक्स एसेट्स यानी कि PPE में शामिल किया गया है। ओके, फिर आता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी, मतलब जिस वैल्यू पर, जिस मूल्य पर हम एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, जिसको रिकॉर्ड करेंगे, वो आपका कैरिंग अमाउंट हो गया। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सब वो लेस हुआ होता है। नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि भैया कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट is the amount of cash or cash equivalent paid for the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or where applicable the amount of attributed, मतलब कहना ये चाह रहा है कि भैया कॉस्ट का मतलब जो आपने पे किया है किसी एसेट को एक्वायर करने में या उसका कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, है ना, कोई भी एसेट है वो आपको ली है ना आपने, तो उसके बदले में कुछ पे किया होगा, हाँ, वो उसकी कॉस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। नेक्स्ट है फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आप शुरू से जानते हैं। डेप्रिसिएशन का पूरा 1 शॉट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन को पूरा डिफाइन भी किया है और न्यूमेरिकल भी करा के दे रखे हैं। तो वही है डेप्रिसिएशन का मतलब, एक नॉन कैश आइटम होता है और ये कंपनी के लिए लॉस भी होता है और एक रिजर्व का भी काम करता है, वो मैंने बताया था आपको।
फिर आता है एक एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एन एंटिटी एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यू यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये कह रहा है, ये एक्चुअल में एफएम में बहुत यूज आती है ये टर्म। ये कह रहा है कि कोई एसेट है, उससे फ्यूचर में आप कितना कमाओगे, वो वैल्यू जो होती है वो होती है उसकी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, कि ये एसेट हमको पूरे फ्यूचर में कितना कमा के देगी। ओके, कमा के देगी, कमा के दे रही है वो तो है ही, और कितना देगी, ठीक है, इससे हम और कितना गेन कर सकते हैं। फिर आती है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब होता है इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफरेबल एंड लायबिलिटी। मतलब फेयर वैल्यू मतलब इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, अगर इसको मैं बेच दूं तो कितने रुपए मिलेंगे, वो उसकी फेयर वैल्यू। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? एन इंपेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इस रिकवरेबल अमाउंट। जब उसका इंपेयरमेंट लॉस का मतलब होता है जितने में आपने खरीदा है ना, जितने में आपने खरीदा है वो हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, वो आपको कितने में पड़ा, वो कैरिंग कॉस्ट होगी, ठीक है, और वो कैरिंग कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए क्या, रिकवरेबल अमाउंट। ये कैरिंग कॉस्ट जो है वो किससे ज्यादा हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो आपको लॉस होगा, उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉस्ट। रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं कॉस्ट का? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द बेनिफिट इन द फ्यूचर। जब फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी से हमको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से कोई बेनिफिट होगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे। और द कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड रिलायबली, और उस कॉस्ट को भी रिलायबली तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है कि वो कितने की है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है? सम टाइम द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परचेज द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इकोनॉमिक बेनिफिट बट एक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल रीजन। मतलब ये इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी हमने इसलिए खरीदी है, ये बता रहे हैं, इसलिए खरीदी है ताकि वो, उससे हमको प्रोडक्शन में तो कोई फायदा नहीं होगा लेकिन वो जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ रखा है, लॉ लगा रखा है कि ये वाली एसेट आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है, तो वो इनिशियल कॉस्ट हो गई उस एसेट्स की। नेक्स्ट आता है आपका फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट। समटाइम द प्लांट एंड मशीन रिक्वायर अ कंटिन्यू रिपेयर। कई बार क्या होता है कुछ प्लांट और मशीन की कंटिन्यू रिपेयरिंग करानी ही पड़ती है, हमको रेगुलर रिपेयरिंग करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन दैट डेट। जिस दिन पर हम किसी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें कॉस्ट का मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट के दो मेथड है, एक है कॉस्ट मेथड, एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मेथड का मतलब है जिस दिन आपने परचेज किया था उस दिन उसकी कितनी कॉस्ट थी वो ले लो, कुछ लॉसेस वगैरह लेस करके। और रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है टाइम टू टाइम आप उस कॉस्ट का, उस एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हो और पता कर रहे हो कि भाई इसकी प्राइस क्या है, उसके ऊपर उस हिसाब से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओनली डेफिनेशन दे दी, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डीप में नहीं गए, तो आपको भी डीप में नहीं जाना है ये स्टैंड के, अगर इस पीडीएफ को, यूनिवर्सिटी के पीडीएफ को देखें तो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर आपका मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, AS2। अब ये जो AS2 है, अब यहां पर देखो इन्वेंट्री से रिलेटेड आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, एक तो है इन्वेंट्री क्या है, उसमें आपका लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो वो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे ना इन्वेंट्री AS2 बाय CWG फॉर बीकॉम तो आ जाएगा वीडियो, बिल्कुल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो वो है आपका इन्वेंट्री का, ठीक है, वो है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई होता है। उसमें इन्वेंट्री के बारे में फुल डिटेल में मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और एक है आपके सिलेबस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें आता है आपका लिफो और फिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं हम वो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, जब मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ते हैं तब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। तो आपके सिलेबस में AS2 भी है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, दोनों हैं, लेकिन AS2 मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने अपलोड नहीं कर रखा है, वो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो है AS2, ये मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये देखो ये पूरा इतना मैंने कर रखा है, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है आपका, यहां पर मैं बता देता हूं, ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वगैरह ही मैंने सब कर रखा है। फिर आता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, है ना। अब ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम के बाद में ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद में जब यहां पर आएंगे, ये रहा मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो ये है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये मैं नहीं कर पाया हूं, उसके लिए सॉरी। अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको, क्योंकि मेरे को भी 2-3 दिन लगेंगे, अब कल आपका एग्जाम है,
तो ये आप जो है सेल्फ कर सकते हैं, इस जो PDF है इससे कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा PDF का क्रेडिट मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपकी ड्यू सोल यूनिवर्सिटी को जाता है। मैंने ओनली बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से इसको यूज़ किया है ताकि बच्चों को हेल्प मिले। अगर किसी को पता नहीं है तो इस PDF के बारे में जानकारी मिल जाए, और कितना पढ़ना है तो वो तो यूनिवर्सिटी बताती है ना। अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 97 पेज का है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, तो वो पर्पज़ है मेरा इस PDF को दिखाने का। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इस चैनल से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड सेमेस्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।